बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वली। नाज़रीन, जो भारतीय जारियत कहें या फिर हमारी अपनी गलतियों का खुमियाजा है कि पंजाब के दरियाओं यानी कि रावी, चनाब और सतलुज में तबाही मचाने वाले जितने भी सैलाबी रेले हैं अब उनका रुख सिंध की तरफ है, जिसके लिए NDMA ने पहले ही सिंध हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि ये बिफरे रेले दरियाए सिंध में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ दरियाए सिंध के मुल्हिका अजला मुतासिर हो सकते हैं बल्कि अंदाजन 16 लाख से जायद अफराद हैं जिनके मुतासिर होने का शदीद खदशा इस वक्त मौजूद है। सैलाबी रेले तो अभी 2 से 3 दिन के अंदर दरिया सिंध की तरफ पहुंचेंगे, मगर इससे पहले सिंध हुकूमत इन एक्शन बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि है, और दावे भी किए जा रहे हैं कि हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। CM सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो मुख्तलिफ बैराजेस की तरफ गए हैं, उनके दौरे किए हैं। कच्चे के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। यही नहीं है, सरकारी अमले के हवाले से पता चल रहा है कि उनकी जो छुट्टियां थी फिलहाल वो भी मनसूख कर दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सिंध हुकूमत इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है या फिर वही कुछ होगा जो चंद रोज कबल हमने देखा कि बारिश की चंद बूंदें पड़ी और कराची के अंदर बेतहाशा पानी इकट्ठा हो गया। ऑपोजिशन सिंध हुकूमत के हिफाजती इंतजामात को कैसे देख रही है, इस पर तो हम बात करेंगे, मगर अगर ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाया जाए तो कहा जा रहा है कि 48 घंटों के दौरान तकरीबन 9 से 10 लाख के क्यूसेक के करीब जो सैलाबी रेला है वो पंजनद हेडवर्क से गुजरेगा और दरियाए सिंध के अंदर गिरेगा। सिंध हुकूमत ने इरसा से यह दरखास्त की है कि वो तरबेला डैम से पानी के अखराज में कमी करें ताकि सूबे के अंदर आने वाले सैलाब को फिल वक्त संभाला जा सके। वज़ीर आला सिंध खुद भी हमें मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सूबाई वज़रा की भी ड्यूटियां तैनात की हैं, मगर क्या सिंध हुकूमत की तैयारियां हमें सैलाबी सूरत हाल में भी नजर आएंगी या एक बार फिर से वही कराची और सिंध होगा और शहरियों को पानी के रहमो करम पर छोड़ा जाएगा? ऑपोजिशन इस सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत के साथ कहां पर खड़ी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो सूरत हाल सैलाब से बनी और अभी भी मुश्किलात हैं, उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से टैकल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमारे सामने, वहाँ तो एक एक हिस्से से चीज़ें गुजर रही थी, अब सारे लेले इकट्ठे होकर ये दरिया सिंध के करीब जा रहे हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि ऑल इज़ वेल, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। आप चूंकि वहां पर मौजूद है, अगर आप हमें बता सके कि बेसिकली सिंध हुकूमत कितना वो सब कुछ कर रही है जिसका दावा इस वक्त मीडिया पर आकर हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप हो गई है पूरे पाकिस्तान में। KP से स्टार्ट करें आप और फिर अभी पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है, और मानसून का मौसम और उसके बाद जो है वो भारत की तरफ से भी पानी आ जाना, और अल्टीमेटली ये आना है रिसीविंग एंड पे, टेल एंड पे हमारे पास सूबा सिंध मौजूद है जहाँ हम मौजूद है। और जहाँ तक बात है सूबा सिंध की, तो मैं ये जितनी बात आपने अपने इब्तदाइया में बताई ना, आप यकीन जानिए 2010 की फुटेजेस निकालें और 2010 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी और आपको कुछ इसी तरीके की एक्टिविटीज नजर आई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से कि वी आर रेडी और हम जो है 100% इनपुट देने के लिए तैयार हैं, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए तैयार हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। और फिर अभी मैं बहुत दूर चले 2010 की बात नहीं करता हूँ, मैं रीसेंट पास्ट की बात कर लेता हूँ। तो रीसेंट पास्ट 2022 का फ्लड हमारे सामने मौजूद है। बहुत ही दावे एक जानिब, मगर जो खातिर खां इक़दामात प्रैक्टिकली ऑब्वियसली ऑन पेपर्स अच्छा है जी, राइट बैंक किसी एक वजीर की जिम्मेदारी लगा दी, लेफ्ट बैंक किसी एक वजीर की जिम्मेदारी लगा दी। अल्टीमेटली मुझे एक चीज सारी सूरत हाल में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है सूबा सिंध में, सिर्फ अगर मैं दो डेकेड्स की बात करूं तो ये तीसरी मर्तबा ये वाला काम होने जा रहा है सूबा सिंध में। मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि ये ऐसे इक़दामात जिसमें जानी नुकसान होता है, इमलाक का नुकसान होता है, उस पर गवर्नमेंट कोई प्रैक्टिकली मेजर्स लेती हुई नजर नहीं आती। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मैं 2024 के बजट स्पीच में इसको अपने तकरीर का पार्ट भी बनाया था, और वो ये कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज और फिर उसके बाद इफेक्टिव कंट्रीज में हम टॉप 10 कंट्रीज में हम पाकिस्तान का शुमार होता है। इन पर पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत बातें की गई, खुद उनके मैनिफेस्टो का भी पार्ट है कि जी क्लाइमेट चेंज पे, और हमने खुद भी देखा जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे पिछली गवर्नमेंट में PDM की, तो वो बड़ा अच्छे से केस पुट अप करते थे पाकिस्तान का। बट व्हेन इट कम्स टू देयर पार्टीज गवर्नमेंट इन सिंध, तो इधर
सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है। मतलब मैं 15 साल का रिकॉर्ड बताऊं तो 15 साल में शायद उन्होंने अपने एलोकेटेड बजट का 5% भी कंज्यूम नहीं किया है। तो यहाँ बातचीत और दिखावा वो एक डिफरेंट होता है। प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर सूरत-ए-हाल होती है कि जो बातें ये खुद इनकी लीडरशिप कर रही होती है वो इसके परपेंडिकुलर काम कर रहे होते हैं। और मैंने बहुत डिटेल में साल बाई साल जो है ना, ईयर बाय ईयर मैंने उनको डिटेल बताई थी। खैर, ये सारी बातें एक जगह पे, अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें सबको मिलके काम करने की जरूरत है। एक मुश्किल मरहला आने वाला है, अल्लाह करे तमाम चीजें खुश उसलूबी से हो जाए। नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड जो है वो कोई अच्छा नहीं है जी। भी। कतई कलामी की माफ़ी अली खुर्शीद साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन हमने ये देखा कि जब हम MQM की बात करते हैं तो हमने ये भी देखा कि अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई और उस बारिश के नतीजे में जिस तरह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसमें आपकी पार्टी की तरफ से इस चीज़ को इंडोर्स किया कि जी आप अगर रैशनलाइजेशन की तरफ चले जाएँ, छोटे छोटे यूनिट्स या सूबे एटलीस्ट बन जाएँ, तो वहाँ पर हर एक की बल्दिया, हर एक का अपना सिस्टम और कंट्रोल करने के लिए भी जिम्मेदार भी वही होगा अपने अमाल का। अभी MQM का रवैया क्या होगा, आपकी पार्टी का सर रवैया क्या होगा? क्योंकि ये वो सूरत हाल है जिसमें यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती से, मैं अभी सिंध की बात नहीं कर रही, लेकिन जो KP में हुआ, जो पंजाब में चल रहा है, उसमें पार्टियां एक दूसरे की मुखालफत के अंदर प्रोपेगेट कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों को। कोई एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां। अगर सिंध तक ये मामला पहुंचता है तो फिर MQM, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तीनों को एक साथ एक ही जगह पर देखेंगे या फिर अलहदा अलहदा अपना अपना प्रोपेगेंडा और अपनी अपनी बातें होंगी यहाँ पे भी? वेल देखें, ये सैलाबी रेला आ रहा है और उससे नुकसान, उसके जो नुकसान है, उसका जो इम्पैक्ट है वो एक आम सिंध के बाशिंदे पर पड़ना है। तो के लिए तो सारा टाइम रहता है, पूरा साल ही सियासत होती रहती है। मेरी अपनी ये, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ब्लैंक चेक ऑफ सपोर्ट है। पॉइंट बड़ा सिंपल सा ये है कि देखिए, जो गवर्नमेंट इकदामात कर रही है और जो दावे और बातें बतलाई जा रही हैं, क्या वाकईतन उस पे अमली इकदामात होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मिसाल के तौर पे सीनियर मिनिस्टर सिंध है, वो इरशाद फरमाते हैं कि जी हमने 162 पता नहीं कश्तियां उन्होंने इकट्ठा कर ली हैं और हम कैंप्स बना दिए हैं। कैंप्स पे आते नहीं है लोग, जब हम उनको इवैक्यूएट करते हैं और तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। देखें, इस सारी सूरत हाल में मुझे एक चीज मिसिंग लग रही है, और वो मिसिंग ये है कि जो 30 ईयर गवर्नमेंट है वो के सिंध में एग्जिस्ट करती है, वो के एक पॉलिटिकल आर्टिकल 148 के तहत यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है, इलेक्टेड लोग मौजूद है, मगर इसके बावजूद मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये जो मिनी माइक्रो लेवल की जो चीजें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट हमारे पास सूबे सिंध में नजर नहीं आ रही है। राइट जिम्मेदारी एक वजीर के पास है, लेफ्ट बैंक की जिम्मेदारी एक वजीर के पास है। CM साहब खुद विजिट कर रहे हैं, ठीक है, एग्री कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है, मगर इस सारी सूरत हाल में 30 ईयर गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। तो जब 30 ईयर गवर्नमेंट नजर नहीं आती तो फिर वही वाली बातें होती हैं जो अभी आपने सवाल में पूछी कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ये सारी चीजें। फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध में नाफिजुल अमल, और सिंध में क्यों कहूं पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर वुज़रा को अपना जो है वो सीने चढ़ा के फिर खुद ही ग्राउंड पे आना होता है और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का उसको हिस्सा बना लेना होता है। गो के उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए ये, बट ये एक ऐसे इशू आ रहा है कि जिसपे हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। मैं बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सूबा सिंध, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, मेरी जमात एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसको अल्लाह करे कि नुकसानात कम से कम हो और ये जो पानी जो है उसका डिस्चार्ज जो है वो समुद्र में सुकून से हो जाए। बट जो नंबर सामने आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा बन पड़ेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। मगर अगर आप मेरी कुछ रहनुमाई फरमा सकें अली खुर्शीदी साहब, क्योंकि मेरे पास जो इत्तला है वो ये है कि जब ये सैलाबी रेला आएगा और 5 दरियाओं का सैलाब एक ही जगह पे इकट्ठा होगा तो सबसे ज़्यादा जो कच्चे का इलाका है वो मुतासिर होगा, कोट मिठन का एरिया मुतासिर होगा। अगर आप हमें कुछ हदूद अरबा बयान कर सके कि कौन कौन से हिस्से या कौन कौन से मेन हिस्से हैं जो मुतासिर होंगे, क्योंकि मेरे लिए बड़ा ही ये अफसोसनाक था कि जब मैंने हसन मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है उनको मैंने रोते हुए देखा, टीवी पर वो रो रहे थे और बता रहे थे कि वो कई सालों से इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इस तरफ ज़मीनों को ठीक करने की ज़रूरत है, हमारे लोग हैं, हमारे घर है, लाइफ स्टॉक का मसला है, किसान बड़ी तादाद में है, कोई वहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वहाँ पर लीडिंग पार्टी, हुक्मरान पार्टी का ये हाल होगा तो बाकी लोगों के लिए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किलात है वहाँ पर।
पहले देखें जो रिवायती रूट है इंडस का, सक्कर से स्टार्ट करें और केटी बंदर तक आ जाए, और उसके रूट में जितने भी शहर आते हैं वो सारे जो है वो उनकी सूरत-ए-हाल अलार्मिंग होनी है। अगर उनकी क्वांटम से ज्यादा का पानी आने का अंदेशा हो, जो नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मुंह में खाक, मगर अगर लिमिट से बियॉन्ड अगर पानी आता है तो ये स्प्रेड जो है ये सक्खर से स्टार्ट होगा और केटी बंदर तक आएगा। इसका मतलब लाखों लोग उससे इफेक्टी होंगे। गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हों वो अपनी जगह, बट पॉइंट इज दिस कि क्या हम ये सारी सूरत-ए-हाल हर 2-3 साल 5 साल बाद करने के मुताबिल हो सकते हैं? सवाल नंबर 1। उसके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं करती, इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन 2022 का भी फ्लड है, 22 से पहले 10 का भी फ्लड था। हम सीखने की रिवायत डालने को तैयार नहीं है, इसलिए ये बार बार डिस्कशन होती है। फिर पाकिस्तान उन कंट्रीज में शुमार होता है जो कि क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। दुनिया के 10 मुमालिक में पाकिस्तान जो है उसमें शामिल है। तो क्या हमने अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि ये आए दिन जो हर साल, देखिए हमें पता है अब ये तो बार बार ये काम होना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेदर कंडीशन हो रही है पाकिस्तान में, क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल है जो पहले नहीं होती थी अब हो रही है। तो क्या हमने अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाई है या हम बनाने को आज तैयार है? देखिए ना कि मैं अभी बैठ के यहाँ पर डिस्कस करूं कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पॉलिसीज बनाई, अब ये बहुत देर हो गई है। अब तो 4 और 5 को जो है वो पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा। अभी की सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है उसको देखना होगा, कर लेती है उसको देखना होगा, बट आगे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखें हमें आगे 10-20 साल 30 साल की पॉलिसी में ये चीज को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपने बजटिंग में। ठीक है, लेकिन ये बजट के हवाले से तो पिछले दिनों बड़ा शोर गुगा रहा अली खुर्शीदी साहब, जिसमें जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंह फंसे हुए थे। एनी हो, कुछ रोज पहले हमने मेयर कराची को भी सुना, वो एक टेलीविजन शो के अंदर बैठ के वो बता रहे थे कि कराची के हवाले से वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर हम पूरे सिंध की बात करते हैं या एटलीस्ट कराची की हद तक रहते हैं तो सर हमें ये पता है कि सैकड़ों की तादाद में नाले हैं, दर्जनों की तादाद में बड़ी बड़ी सड़कें हैं, कचरा कुंडियां हमें जगह जगह नजर आती हैं, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट कहती है हमने सफाई कर दी, वो नजर नहीं आता। अगर ये सूरत हाल बनती है, अगर हर जगह ब्लॉक होगी तो फिर शहर का जो एक शहरी हिस्सा है वो कितनी बड़ी तादाद में मुतासिर होने का खदशा है? आप लोगों के एस्टिमेट्स क्या हैं? वेल देखें, अगर मैं सिर्फ कराची शहर की बात कर लूं तो सैलाब से सच इस पे कोई इफेक्ट आना नहीं है। पहली बात ठीक है कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट इज दिस के हमारे पास ऑलरेडी ये शहर डिटेरिएट कर चुका है। इधर जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है जो एक आम शहरी को मैसर होती हैं, इस्लामाबाद का शहरी 15 अरब रुपए सर्विसेज पे टैक्स देकर जो है वो सहूलियात ले रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची तो आपको सारे ढाक के 3 पास समझ में आ जाएगा कि व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग टू द सिटी ऑफ कराची। पहली बात। दूसरी बात, मेयर साहब इरशाद फरमाते रहे, वो उनका राइट है, वो क्लेम करते रहेंगे, पता नहीं कौन से कराची को वो ठीक कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बहरकैफ पॉइंट इज दिस के मेरे कहने से कि मेयर कराची अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद पीपल्स पार्टी के कहने से कि हमारा मेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माइक है, आप लोग हैं, लोगों से पूछें कि क्या वो इस सिस्टम से मुतमईन है, सबका जवाब नफी में आएगा। दूसरा ये कि बैनुल-अक़वामी जरीदे जब सर्वे पेश करते हैं, मैं जस्ट एक सर्वे कोट करूंगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का सर्वे था लास्ट ईयर, कराची को लीस्ट लिवेबल सिटी में 4था नंबर था, इस दफा जो है वो 3रा नंबर हो गया। इसका मतलब ये कि हालात कराची के खराब से खराब होते जा रहे हैं। कचरा, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पानी, कुछ भी आप यू जस्ट नेम इट ना, जो यहाँ पे जरूरत होनी चाहिए वो प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। इन तमाम बातों का रूट कॉज ये है कि सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारी बड़ी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें, चाहे वो पंजाब के हुक्मरान हो चाहे वो सूबा सिंध के हों, वो रिलक्टेंट होते हैं एक इफेक्टिव फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने में। अगर इफेक्टिव फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरे पाकिस्तान में आ जाए तो यकीन करें जो गवर्नेंस का इशू आता है वो उसको कम करने में या उसको खत्म करने में ये इनके लिए मददगार साबित होगा, जो कि आज तक इनको समझ में आई नहीं है। 75-78 साल का अरसा गुजर चुका है। सेट प्रैक्टिस है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। डीसेंट्रलाइजेशन करनी होगी,
आज एनएफसी से उठा के जो पैसा सूबों को मिलता है वो सूबों के वज़राए आला के पास जाके पाक हो जाता है, और फिर उसकी जितनी वो सवाब दी कि वो किस डिवीजन को, किस डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे दे। एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। आपके कराची के मसले आप देखेंगे कि विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2 to 3 years खुद ब खुद खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और कराची अगर बेहतर होगा तो सिंध बेहतर होगा, सिंध बेहतर होगा तो मेरा मुल्क प्यारा पाकिस्तान। बिल्कुल, ये सर जो आप ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस सिस्टम को नाफिज कर दें और देखेंगे भरपूर अपनी एनर्जी के साथ काम कर रहा हो, तो एक आम आदमी का जो मसला हमें बहुत ज्यादा नजर आता है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर आपकी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमने जब जब देखा, माजी के अंदर भी हम कह लें, माजी के अंदर भी देखा कि जब भी कभी कोई आफत आई, जब भी कोई मुश्किल आई, आपकी पार्टी हमें ग्राउंड पे नजर आई। चाहे उसका बिल्कुल महदूद पैमाने पर उन्होंने काम किया, मगर वो हमें ग्राउंड के अंदर नजर आई। आप लोगों की पार्टी के हद तक क्या काम अब तक हो चुका है? क्योंकि बहुत दिन पहले से अलार्म दे दिया गया सिंध को कि आपकी तरफ मुश्किल आ रही है, आप लोगों ने खुद इसको टैकल करना है, आप लोगों ने हैंडल करना है। आपकी पार्टी अभी तक लोगों के रिलीफ के लिए क्या कर पाई? क्या आप लोग अलहदा से कोई कैंपिंग वगैरह करेंगे, सामान कोई उनका खाने का, और खासतौर पर लाइफ स्टॉक के हवाले से आप लोग क्या करेंगे? वेल देखिए, हमारा जो पूरा एक जोन है हैदराबाद का जोन, उसमें ऑलरेडी उस पे जो है, चूंकि उसी से एसोसिएट एरियाज हैं जो इफेक्टिव होंगे, तो अर्बन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा वहां पे ज्यादा फोकस है। पहली बात ये कि हैदराबाद के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है या जो जोन है उसको लुक आफ्टर करेगा। एंड इफ इन केस, मेरे मुंह में खाक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर नुकसान ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली कराची से भी जो है जो बैकएंड सपोर्ट होगी वो कराची से हमारे चाहे इलेक्टेड नुमाइंदे हो, चाहे हमारी तंजीम हो, और उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे जो जो चीजें मौजूद है वो इंशाल्लाह जो है हम इस मामले में तो वो कहते हैं ना, कौमी इशू है, कौमी मसला है। किसी भी जबान लिसान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के साथ ये मसला हो तो बहरहाल ये हम सबका मसला होता है, हम उसके लिए तैयार हैं। बट इस स्पेसिफिक मसला सपोर्ट के लिए हमारा हैदराबाद चूंकि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, वहां पे हमारी पूरी तंजीम मौजूद है, अरकान मौजूद है कौमी, तो वो उसको लुक आफ्टर डायरेक्टली करेंगे। और बैक एंड सपोर्ट पे ऑब्वियसली हमारी कराची की तंजीम मौजूद है, वो तमाम चीजों को देखेगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल वो मुझे ये बता दीजिए कि जब इस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है तो चाहे आप फेडरल सतह पे बात कर लें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर चले जाएं, हमेशा एक पैनिक होता है क्योंकि अफरा तफरी का माहौल होता है, आप कई एक चीज़ों को एक साथ डील कर रहे होते हैं। बहुत सारे मामलात में गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन पार्टियों के साथ जो है वो बात करना नामुनासिब समझती है या कई दफ़ा वो भूल जाते हैं। आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो और आप लोग मिलके इस रिलीफ के काम में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े? वेल, वन वर्ड है इसका तो आपके पूरे सवाल का जवाब, कि अपनी पॉलिसीज में इंक्लूसिविटी लाएं। अनफॉर्चुनेटली 2 सालों से मैं तो ये इस असेंबली में देख रहा हूँ कि कहीं इंक्लूसिव अप्रोच नहीं नजर आती हुक्मरान जमात की जानिब से। अगर हुक्मरान जमात जो है इसमें इंक्लूसिविटी ले आएंगे तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन टर्म्स पे हम एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं। और ये तो वैसी नेचुरल कैलेमिटी है, पूरा सिंध इससे ऑलमोस्ट इफेक्टिव होगा, तो इस पे तो सियासत नहीं करनी चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट को इन तमाम इश्यूज पे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया गया है। आई विश एंड होप के नुकसानात कम से कम हो या हो ही ना, या इमलाक का नुकसान कम हो या हो ही ना। बट इफ अगर कोई ऐसा मसला होता है तो सब जो है वो क्या कहते हैं, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को फैसिलिटेट देने में अपने तई जो किरदार होगा इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली खुर्शीदी साहब, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े कुदरती चैलेंज यानी कि सैलाब ने पंजाब और सिंध को अपनी लपेट में ले रखा है। दरियाओं में पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। कई रोज गुजरने के बावजूद पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी की कैफियत अभी भी बरकरार है। अब तक सैकड़ों देहात, खेत खलियान और मवासलाती निज़ाम सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। और पिछले कई रोज से मुल्क में पाकिस्तान की तारीख का अगर मैं कहूँ कुछ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू, जिले इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त मैदान में हैं और लोगों की कीमती जानों को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं।
ये वो लम्हा है जब पूरा पंजाब एक कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है और जल्द ही हमें ये नज़र भी आ रहा है कि सिंध के अंदर भी ये इम्तिहान शुरू होने के करीब है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब के तीनों दरियाओं यानी कि रावी, सतलुज और चनाब का जो सैलाबी पानी है वो माइटी रिवर यानी कि दरियाए सिंध के अंदर पहुंचकर एक सुपर फ्लड की सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर पानी की शिद्दत में कमी नहीं आती है तो सिंध में जो कच्चे का इलाका है, नशेबी इलाके हैं और देहात, वो मुकम्मल तौर पर सैलाब की जद में आएंगे। सिंध हुकूमत और वहाँ के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि अगले जो 48 घंटे हैं वो निहायत अहम है, क्योंकि ये तय होगा कि आया पानी का जो दबाव है वो सिंध में मजीद तबाही लेकर आएगा या हम किसी तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानना बड़ा अहम है कि इस वक्त दरियाओं में सैलाबी पानी की सूरत हाल क्या है, पानी की शिद्दत में कमी आ रही है या इजाफा हो रहा है, और इस बदतरीन सिचुएशन के अंदर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो किन मुश्किलात को देख रही हैं, फेस कर रही हैं। ये जानना भी अहम है कि जैसे भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद पंजाब हुकूमत ने बड़े ही कम वक्त के मार्जिन में अपने भरपूर इंतजामात किए और सैलाबी रेलों को गुजारने की प्लानिंग भी की, लेकिन क्या वही हमें सिंध हुकूमत के अंदर भी नजर आएगा? अब तक मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, इस पे तो हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे के साथ। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, जो पंजाब के अंदर रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, ये सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप और आपकी पूरी टीम जो है वो दाद के मुस्तहिक है कि जितना ज़बरदस्त तरीके से आप और आपकी मुकम्मल टीम काम कर रही है, हर जगह पर नज़र आ रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक के लिए बिल्कुल इमदाद फराहम कर रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं, वो बड़ा काबिल तहसीन है और दिल खुशी से बाग बाग होता है जब इस किस्म के हम मनाजिर देखते हैं आफत के दौरान कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने इदारे अपनी जान जोखों में डाल के अपने तमाम दूसरे लोगों को महफूज करते हैं, महफूज मकामात तक लेकर आते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पर कितनी टीम्स आप लोगों की काम कर रही हैं और जहां जहां पर सैलाब है अंदाजन वहां पर आपके कितने वर्कर इस वक्त मौजूद हैं जो लोगों को लाइफ स्टॉक के लिए काम कर रहे हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं? जी, आज से एक हफ्ता पहले जिस वक्त इंडिया ने वार्निंग इशू की कि जी हमारे यहाँ पे एक जो है वो बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और हाई फ्लड आ रहा होगा चिनाब के अंदर, तो उस वक्त जिस दिन फौरन हमारी फ्लड की कैबिनेट कमेटी मीटिंग जिस वक्त हुई तो उसमें हमने इसी चीज पे स्ट्रेस किया कि हमें फौरन हर हाल में दरियाओं से जो दरिया के बेड में बैठे हुए लोग हैं उनको निकालने की जरूरत है, और अगर हमने ये ना निकाला तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और उस पर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू हुई, जिसपे सारी की सारी जली इंतजामिया, हमारी तमाम रेस्क्यू टीमें, सब लोग जो है वो एक्टिवेट हो चुके थे। तो अब तक मैं अगर ये बताऊं कि जहाँ पे हमने तीनों, जहाँ पे पहले हम सिर्फ एक दरिया मैनेज करते थे, कभी सतलुज में 2 साल पहले आया, उससे पहले इंडस में आया हुआ था दरिया में जो था सैलाब था, और रावी तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया हुआ था, और इसी तरह हमें सतलुज के अंदर भी बहुत कम था, वो 2 साल पहले जो आया वहाँ पे फ्लड, बट अदरवाइज उसमें भी कोई इतना ज्यादा इन्फ्लोज नहीं थे। तो और साथ ही चनाब में, तो तीनों दरियाओं में इकट्ठे हाई फ्लड सिचुएशन आ जाना, अगर हमने इसको फौरन उस दिन हमने जो इसके लिए अरेंजमेंट्स करनी थी वो ये था कि हमने वहां से कहा कि जी सारा इसको क्लियर करना है, और मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर तकरीबन 7.5 लाख लोगों को वहां से जो दरिया के बेड से जो है वो हमने वहां से निकाला ताकि उसको वहां से निकाल लिया जाए और फिर नुकसान ना हो, और तकरीबन 5 लाख जानवर। और उसके बावजूद जो लोग नहीं निकले उनको एंड में हमें बोट्स में रेस्क्यू करके तो उनको हमने इवैक्यूएट किया, वो भी कोई 1,25,000 के करीब लोग हैं जिनको हमने वहां से निकाला है। और इसमें हमारी 800 के से ज्यादा बोट, तकरीबन 823 बोट इस वक्त जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जो कि डे एंड नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। रात को भी अगर कोई लोग फंसे हुए थे जहाँ पे पानी आ गया एकदम, तो उनको भी जाके हमने रेस्क्यू किया, और हमारे 3,400 के करीब जो रेस्क्यूअर्स हैं वो इस वक्त मुसलसल इन इलाकों में जो है वो ड्यूटीज जो है वो दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर वक्त इवैक्यूएशन की वजह से, बर वक्त रेस्क्यू की वजह से उस तरह से अब बात जो है वो नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, वरना इस मैग्नीट्यूड और इतना बड़ा जो ये स्केल था, अगर ये ना निकाला जाते बर वक्त तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि अपने तई सैलाबी पानी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद जब आप रेस्क्यू के लिए निकल रहे हैं तो आपकी टीम्स को किन मुश्किलात का सबसे ज़्यादा सामना है? और सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात पे भी है कि लोगों को तो वैक्यूएट किया जा सकता है, मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिंपल बोट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो दर हकीकत किसान का या किसी भी एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला वो उसके जानवर हैं। तो उनको किस तरह से आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका अमल क्या है?
जी, जो छोटा जानवर है वो तो हमारा किश्तियों में भी आ जाता है, लेकिन बड़े जानवरों के लिए जो आपने देखा बेड़े, तो हमने बेड़े भी अभी ले लिए थे। तो हमारे 2 दिन पहले क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो हुई। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा जी जो भी आपको इस वक्त वसाइल चाहिए वो आप लें और इस वक्त उनको इस्तेमाल करें। तो हमने बेड़ों के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हम बड़े जानवरों को भी वहाँ से निकाल रहे हैं। तो लोगों का अंदाजा यही था, लोग हमसे कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते जी हमें पता है कितना पानी आता है, तो हम जो है जिस वक्त टाइम आएगा उस वक्त निकल जाएंगे। ये नहीं रियलाइज किया कि चारों तरफ से जब पानी आ गया उस वक्त निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम आज उनको भी जो है वो लेके जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अंदर आबादियां हैं जिनके चारों तरफ पानी आया हुआ है, वो लेकिन आए हैं, उनको भी हमें ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उन तक खाना भी पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। और इसी तरह से लोगों को जब भी आप समझा लें, कोई ना कोई बच्चे भी तालाब में किसी जगह में पॉन्डिंग हुई है वहां पे चले जाते हैं। कोई लोग कोशिश करते हैं कि मैं दरिया क्रॉस कर लूं, ये नहीं रियलाइज करते कि वहां पे जो पानी मिट्टी है वो सारी बहुत नरम हो चुकी है, उस पर जब आप पैर रखते हैं तो और धंसते चले जाते हैं। इसी तरह से जो बच्चे हैं वो वहां पे नहीं अंदाजा होता कि कितनी डेप्थ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जब लोग हमसे इस तरह से कोऑपरेट नहीं करते और अपनी जिंदगियां उसको बहुत लाइटली लेते हुए लोग अपनी जिंदगियां जो है खतरे में डालते हैं। यहाँ पे भी मैं अपील करूंगा कि इस वक्त एक और बारिशों के सिलसिले की एक वार्निंग आई है। अभी ये टोटली क्लियर नहीं हुआ, ग्रेजुअली जा रहा है। इरिगेशन ने बड़ा इफेक्टिवली प्लान किया है कि ये इकट्ठा जाके नीचे ना मिले, उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने ब्रीचेस भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त एक और पीछे से जो है वो अभी सिलसिला जो है वो आ रहा है, जो वार्निंग आज हमें मिली है। तो इसलिए अभी इसको लाइटली मत लें। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन जो भी अभी टाइम है जिसमें ये निकल जाए तो फिर हम उसके बाद जो भी प्लानिंग होगी उसके मुताबिक मैक्सिमम अभी आप लोगों को एक हफ्ता तकरीबन मजीद दरकार होगा इस तमाम तर सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आज जो भारत के हवाले से भारत की तरफ से अपडेट हमारे सामने आई कि उसने अपने 3 डैम्स के जरिए से मजीद पाकिस्तान की तरफ पानी का जो रेला है वो भेजा है, और जो दरियाए सतलुज है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उससे साउथ पंजाब एक बहुत बड़े खतरे की लपेट में आ गया है। हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं, ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो जो जनूबी पंजाब है वहां पर एक्टिविटीज आपकी क्या हैं? वहां पर लोगों को रेस्क्यू के लिए कौन से पैमाने इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी, हमारा ये जब कसूर से एंटर होता है ऑब्वियसली गंडा सिंह से, और उसके बाद जो है वो फिर आगे उकाड़ा, पाकपतन, इसी तरह होता होता अभी आरिफवाला का सारा जो एरिया, फिर इसी तरह बहावल नगर, फिर बिहाड़ी, और इसी तरह बहावलपुर और लोधरा में जो है वो जाएगा जो सतलुज का है। और इसी तरह रावी का अगर आप देखें तो इस वक्त ननकाना के ऊपर हाई फ्लड चल रहा है, और फिर इसी तरह कुछ एरिया फैसलाबाद, और इसी तरह से फिर हमारा साहिवाल और फिर रोबोटिक में जो है वो जाएगा, वहां पे लोगों से अपील होगी। इसी तरह जो चनाब का आप देखिए अभी झंग के अंदर है, और इसी तरह से झंग से आगे फिर खानेवाल और मुल्तान के एरिया में जाके इफेक्ट करेगा। तो इन सब में जो हमने एक तो टाइमली इवैक्यूएशन करा दी है, प्लस हमने बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी के तहत, क्योंकि 800 हमारे तकरीबन हमने बोट डिप्लॉय की हुई है, जहां से वो नीचे चला जाता है वहां से फिर हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके आगे जो नीचे एरियाज है उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि तमाम एरियाज के अंदर जो हमारे इफेक्टिव कोड रेड हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है, सबकी इस वक्त लीव खत्म है, सब लोग स्टेशन के ऊपर रिपोर्ट कर गए हैं, ऑलमोस्ट 24/7 की ड्यूटीज इस वक्त वो दे रहे हैं, ताकि जो है वो वहां पे हम लोगों को बर वक्त मदद कर सके, रेस्क्यू कर सके। और हमारी प्रायोरिटी है सेविंग लाइफ्स। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है कि इस वक्त हम जिंदगियां बचाएं और कोई ह्यूमन लॉस और इवन जानवरों का भी कोई जो है वो उनकी भी कोई लॉस नहीं होना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर जरा मुफस्सल आप मुझे मजीद जवाब दीजिएगा। इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और पंजाब की हद तक जिस तरह से आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम चीज़ों से नबरदाज़मा होकर आगे बढ़ रहे हैं, हम ये समझ लें कि इस सैलाबी पानी से लोगों को निकाल कर कैंपों में बाहिफाजत लाना एक आखिरी मरहला है, या आप ये समझते हैं कि ये पहला मरहला है और अभी मजीद मराहिल हमें दरकार हैं, खासतौर पर जिन लोगों को वबाई अमराज का सामना करना पड़ रहा है, कैंपों के अंदर मुश्किलात हैं, ये इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी करना आपके एंड तक बाकी हैं? जी, कल भी बाकायदा बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब ने हर जिला वाइज जो है सबसे फीडबैक भी लिया, उनसे इक़दामात भी पूछे, और उसके बाद मुख्तलिफ महकमों का, जिस तरह महकमा सेहत है, उनके क्लिनिक और डील्स हर जगह पे भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह से आपने जितने स्कूल्स हैं जो मुतासरा इलाकों में, वहाँ पे जो है जो भी लोग हम निकालते हैं, अगर तो अव्वल ही तो उनके रिश्तेदार होते हैं जो भी दरियाई बेल्ट पे लोग बैठे हुए हैं, वो अपने उनके पास चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, दे डोंट वांट टू
वो स्कूलों में नहीं जाना, लेकिन जिनके पास ये नहीं है उनके लिए वो स्कूल खुले हुए, वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वहाँ पे लोग जो है वो रहे, क्योंकि वहाँ पे साथ ही टॉयलेट्स और बाकी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है जो कि कैंपों में इस तरह नहीं रहती। तो स्कूल्स को इस वक्त खोल दिया गया है, पब्लिक स्कूल तकरीबन हर जगह के ऊपर मौजूद है, तो वहां पे ताकि वो लोग जाए। तीसरी जो चीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों से मैं अपील करूंगा कि पानी, चूंकि इसमें बीमारियां फिर फैलती है, ऐसे पानी में जाने से गुरेज करें। ये ना सोचें कि पता नहीं कितना थोड़ा सा है तो यहाँ से मैं मोटरसाइकिल निकाल के ले जाओ या मैं अपना ट्रैक्टर निकाल के ले जाऊं। आपको नहीं पता ये गाड़ी निकाल के ले जाओ कि कितनी उसकी गहराई है और आगे क्या है। और अगर पानी स्पेशली तेज है तो मेरी प्लीज उनसे अपील होगी कि इस वक्त रिस्क पे मत डालें, इस पानी में वैसे भी मत जाएं ताकि आप बीमारियों से भी जो है महफूज रह सके। तो इस वक्त कॉपरेट करें ताकि आप सब लोग महफूज रह सके और लोग कोई भी हमें जानी नुकसान जो है वो ना। बिल्कुल, इस कुदरती आफत से नबरदाज़मा होना सिर्फ इदारों के हिस्से की बात नहीं है या सिर्फ अकेली हुकूमत ये नहीं कर सकती, बल्कि हर एक आम आदमी को, हर एक आम पाकिस्तानी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ना सिर्फ समझना होगा बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब की सूरत हाल हमने देखी, लेकिन जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक है तो सिंध की हुकूमत के दावे अपनी जगह पर। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा है सक्खर से सज्जाद शाह, उन्होंने ज्वाइन किया। सज्जाद, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन मुझे अभी ये बताइएगा कि आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और जो खतरे की सतह है पानी के बहाव के हवाले से, वो अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो क्या बयान की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर बैराज के मकाम पर। अगर बात करें, इस वक्त सक्खर में जो है निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब में जिस तरह सैलाब तबाही मचाता हुआ दरिया रावी, दरिया चनाब, दरिया सतलज और झेलम से ट्रिमो की तरफ जो है वो पहुंचेगा 24 घंटों के बाद, उसके बाद जो है वो पंजनत से गुड्डू बैराज में आने वाला जो सैलाब है वो दाखिल होगा। जी सज्जाद, कितनी बड़ी आबादी है जो इस पूरे रास्ते में मुतासिर होने का शदीद खदशा है, कितने ज़्यादा ख़ानदान हैं, और ख़ास तौर पे ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट के दावे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी से निकाल के उन्हें महफूज मकामात तक ले जाया जा रहा है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या, लोग घरों में मौजूद हैं या फिर हुकूमत जो कह रही है वाकई उसके ऊपर अमल भी हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें सैलाब के पेश नज़र अगर बात करें, जिस तरह आदादो शुमार बताए जा रहे हैं तो पैनिक की सूरत हाल अब पैदा हो गई है। सिंध हुकूमत भी मुतहरक हो गई है। सीएम सिंध मुराद अली शाह आज सिंध का दौरा किया, गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर पहुंचे और सक्खर बाय हेली के जरिए जो है दरिया का भी मुआयना किया। अगर बात करें सिंध हुकूमत की तैयारियों के हवाले से तो 2015 के बाद अब जो है ये फ्लड जो आ रहा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब आ रहा है। इस हवाले से सिंध हुकूमत बता रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं और इस हवाले से आज सीएम सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि 2000 के करीब जो है मेडिकल कैंप भी, जो हम 900 से ज्यादा जो मेडिकल कैंप भी यहाँ पर मुख्तलिफ इजला में लगा रहे हैं और 15 इजला जो है वो मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ 15 लाख से जायद जो है कच्चे में मुकीम अफराद, दरिया के आसपास में मुकीम अफराद, वो भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। पहले सूरत हाल ये बताई जा रही थी कि दरिया सिंध में जो सैलाब ये दाखिल होगा 7 से 8 लाख क्यूसेक वो बआसानी गुजर जाएगा, क्योंकि सक्खर और गुड्डू बैराज की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख क्यूसेक तक है और माजी में भी इस तरह से सैलाब आए हैं, उन्होंने भी तबाही मचाई है। इस वक्त अगर बात करें तो जो एनडीएमए की जानिब से आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, वो शाम से जो चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से बताएंगे वो पैनिक फुल है कि 13 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो गुड्डू बैराज में जमा होगा, उसके बाद जो है वो रवाना होगा सक्खर बैराज की तरफ। सिंध हुकूमत ये मुतमईन है कि 9 लाख क्यूसेक का जो यहाँ से सैलाब गुजरेगा उसको हम हैंडल करेंगे, उसकी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पूछते हैं कुछ कमजोर हैं, उनका सीएम सिंध ने दौरा भी किया, लेकिन हमने जो है इस हवाले से कुछ पुश्तों की जो है वहाँ पे खबर भी दी कि अलीवान बंद माजी में यहाँ से जो है टूटा था और सैकड़ों जो है गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए थे और वहाँ पर भी काम नहीं किया गया है। और इसी तरह अगर सक्खर बैराज की बात करें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसके राइट बैक में भी वहाँ पे पुश्तों का काम हमें नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पे भी सूरत हाल खतरनाक है क्योंकि 2010 में जो है इस तरफ जो है दबाव बहुत ज्यादा था। देखने में आया हमें, खासतौर पे पंजाब के अंदर जो अभी भी चल रहा है कि वहाँ पर उतनी तेज़ी से नकल मकानी नहीं हो सकी क्योंकि अलर्ट पहले उतनी तेज़ी से नहीं आए थे। सिंध तक तो अलर्ट अभी से आ गए, 2-3 दिन मजीद लगेंगे। सूरत हाल वहाँ पर भी हमें गंभीर होती हुई नजर आएगी।
क्या लोगों की तरफ से नकल मकानी शुरू हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ स्टॉक का बहुत इशू हुआ, लोगों के जानवर मर गए, बह गए, बुरा हाल है यहाँ पे। तो वहां पर सूरत हाल क्या है? अगर अभी से नकल मकानी करेंगे तो कीमती सामान भी बचा सकते हैं और अपना जानवर भी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हिदायत जो है पहले दिन से दी जा रही है, क्योंकि वक्त सिंध को बहुत मिला है। पहले ही जिस तरह हैड मरला में 9 लाख क्यूसेक का पानी अचानक पंजाब में आया तो उसका तबाही का सिलसिला जो है वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सिंध में बहुत वक्त है, लेकिन वो सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। गांव से लोग नकल मकानी नहीं कर रहे, क्योंकि गांव में जो लोग मुकीम है वो भी यही समझते हैं कि 7 से 8 लाख जो रेला है वो गुजर जाएगा, और कच्चे में जो ज्यादातर गाँव हैं वो मट्टी डालकर दरिया सिंध में जो है 8 से 10 फीट ऊपर रहते हैं, तो उनका भी यही ज़हन है कि ज्यादा जो है 6 से 7 लाख क्यूसेक का पानी आएगा, बाद में नकल मकानी करेंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। पुश्तों पर जो है मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और जानवरों के लिए भी मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी बताई जा रही है कि नेवी और आर्मी से भी मदद ली जाएगी जब सैलाब आएगा। बेहतर यही है कि अब से ही जो आगाही दी जा रही है, एनडीएम की जानिब से जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि 13 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है। मानसून की बारिशें खुदा न खास्ता बाला इलाकों में अगर मजीद बरसती हैं तो ये सूरत हाल और खतरनाक हद तक जा सकती है। जी ठीक है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल सज्जाद शाह ये बताइएगा कि पंजाब में बहुत सारे आबादी के हिस्सों को बचाने के लिए और ख़ास तौर पे जहाँ पर भी मुमकिन हो सका यहाँ पर शगाफ डाल के ब्रीच करके तो मुख्तलिफ हिस्सों से पानी को डाइवर्ट किया गया, तो वहाँ पर सैलाब जिन जिन हिस्सों में आएगा क्या इस किस्म के आसार हैं कि वहाँ पर भी कुछ शगाफ डाले जाएंगे या ब्रीच करके पानी के रुख को मोड़ा जाएगा, उसके बहाव का जो अतराफ है उनको चेंज किया जाएगा? कुछ ऐसे काम भी वहाँ पर हो रहे हैं या अभी फ़िलहाल जो है वो सिर्फ रिलीफ के बारे में, लोगों की नकल मकानी और ऐलानात तक मामला महदूद है? देखिए बिल्कुल ये सूरत हाल भी अहम है। आज सीएम सिंध ने जो जायजा लिया है के बंद का, कादरपुर का और शेंक बंद का, इसके साथ दीगर जो बंद है वहाँ घोटकी पर दौरा किया कि खुदा न खास्ता अगर पानी ज्यादा आता है तो सखर बैराज को बचाने के लिए कहीं से भी कट दिया जा सकता है। तहम अब ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि पानी जो है सैलाब का, जैसे मैंने बताया कि सतलज का, दरिया रावी का, दरिया चुनाब का, झेलम का और सिंध का पानी जो है ट्रिमू के मकाम पर जमा होगा। उसके बाद जो है जब पंजनद पर पहुंचेगा उसके बाद ही सिंध में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब की सतह खतरनाक होगा। उसके बाद माजी में भी अगर बात करें 2010 में जो फ्लड आया था, सखर से 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा था तो टोड़ी बंद जो है वो तोड़ा गया था, जिससे सखर बैराज और दीगर शहरों को बचाया गया था। इस तरह की अगर सूरत हाल होती है खुदा खासा तो सिंध हुकूमत इसमें भी मुकम्मल तौर पर उनका कहना है कि हम तैयार हैं, कहीं से भी कट लगाकर शहरों को और सखर बैराज को बचाया जा सकता है। नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ रिलीफ के लिए, लोगों की नकल मकानी के लिए और जो भी इकदाम उठाए जा सकते हैं लोगों को सैलाब से बचाने के लिए और उनके जानो माल की हिफाजत के लिए, वो तमाम सिंध की हद तक भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सज्जाद शाह मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा सखर हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।